हाय एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वी पीपल आर डूइंग करंटली अ सीरीज फॉर इकोनॉमिक्स फ्रॉम द प्रीलिम्स 2023 पॉइंट ऑफ व्यू। सो जो पिछला टॉपिक हमने क्लास में डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट जीडीपी। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ इन्फ्लेशन एंड वट एवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव दैट इज ऑल्सो वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर क्लास। तो क्लास हमारी होगी करीब 1.5 से 2 घंटे के बीच में, जिसमें हम इन्फ्लेशन से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट ए टू जेड जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो करंट ट्रेंड्स क्या हैं, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, और जो भी चल रहा है उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए, नॉर्मली जब हम इन्फ्लेशन यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति, जब इस टर्म को हम डिफाइन करते हैं तो बहुत ही सिंपल सा मीनिंग होता है that when you have increase in prices of any goods or service that you're buying from the market or availing from the market। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अमूल कंपनी ने दूध के प्राइस में करीब करीब 3 रुपये लीटर से इंक्रीमेंट किया था या इंक्रीज किया था। ओके, सो वी पीपल यूज टू बाय एट 63 रुपीज़ पर लीटर, बट नाउ वी नीड टू पे 66 रुपीज़ पर लीटर। तो पॉइंट क्या है, प्राइसेस बढ़ गए हैं इन कंपैरिजन टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि इन्फ्लेशन का मतलब है व्हेन यू हैव इंक्रीज इन प्राइसेस, ओके, वट एवर थिंग्स यू आर बाइंग फ्रॉम द मार्केट और वट एवर सर्विसेज यू आर अवेलिंग। सर्विसेज का मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली मेट्रो में आपने सफर किया एंड फॉर ए पर्टिकुलर रूट यू आर पेइंग 10 रुपीज़ अर्लियर। ओके, लाइक सपोज यू बीन गोइंग फ्रॉम करोल बाग मेट्रो स्टेशन टू लेट सपोज टू अ प्लेस कॉल्ड लेट सपोज कीर्ति नगर। ठीक है, कि आप 10 रुपीज़ उसके लिए पे कर रहे थे, बट नाउ द दिल्ली मेट्रो पीपल आर बिंग चार्जिंग यू मोर, कि उन्होंने बोला कि अब जो किराया होगा वो हमारा 12 रुपये होगा या 11 रुपये होगा। तो दे हैव इंक्रीज दी प्राइस फॉर अ सर्विस। सो इट्स वेरी सिंपल व्हेन यू हैव इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एनी गुड और सर्विस। दूसरा तरीका इन्फ्लेशन डिफाइन करने का ये होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कि अर्लियर आई वॉज एबल टू बाय एनी प्रोडक्ट फॉर 50 रुपीज़। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं एक बुक खरीदने गया और उसका प्राइस 50 रुपीज़ था, बट नॉट नेक्स्ट टाइम व्हेन समवन एल्स वेंट टू द मार्केट टू बाय द सेम बुक, दैट पर्सन नीड टू पे नाउ 55 रुपीज़। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो 50 रुपीज़ का नोट था, ओके, दैट इट वॉज एबल टू बाय वन पर्टिकुलर बुक, बट नाउ विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी, विद द सेम अमाउंट ऑफ नोट, वी आर नॉट एबल टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो गई है। ओके, दैट 50 रुपीज़ वॉज enough or sufficient to buy a particular thing, but now as the things are expensive, our money is not able to buy the same amount of goods, or you can say service. So there are two ways to define inflation, and what is that? First of all, when there is a decrease in the purchasing power of the currency, and the second is when there is an increase in the prices of any goods and services that you're being comparing from a particular point of time. So it's very simple. ठीक है, तो देखिए डेफिनेशंस क्या लिखी है यहाँ पे। इन्फ्लेशन इज अ राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी वेयर इन द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स डिक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ द कैश होल्डिंग फॉल्स। यानी कि जो भी आपके पास कैश है, कि वट एवर थिंग्स यू आर गोइंग टू बाय इन द मार्केट, नाउ यू विल बी एबल टू बाय स्मॉलर नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, दैट इज वॉट यू हैव। आफ्टर दिस व्हेन यू टॉक अबाउट, वी हैव कि इन्फ्लेशन के कारण क्या होते हैं, what are the main reasons that will lead to inflation in case of any economy। देखिए, नॉर्मली जब हम बात करते हैं प्राइस राइज की, जैसे देखिए यहां पे अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो आपको समझ में आएगा कि लेट सपोज वी वर हैविंग 10 people and we were having 10 cars available in the market। यानी कि जितने लोग हैं उतनी ही गुड्स आर अवेलेबल। बट नाउ इमेजिन we have 13 people and 10 cars are available। Okay, that means we have more people who are demanding cars। तो अगर आप एक बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आप क्या कहेंगे कि यार मेरे पास पहले 10 गाड़ियां थी, 10 खरीदने वाले थे, अब मेरे पास ज्यादा लोग आ रहे हैं गाड़ियां खरीदने के लिए। सो व्हेन यू विल सी दैट पीपल आर हैविंग मोर अमाउंट ऑफ मनी विद देम,
बिकॉज पहले 10 लोग कार अफोर्ड करते थे, अब 13 लाख जो 13 लोग हैं वो कार अफोर्ड कर पा रहे हैं. सो इन अ वे यू हैव मोर पीपल हु आर बीइंग डिमांडिंग थिंग्स. दैट मीन्स द पीपल आर हैविंग मोर अमाउंट ऑफ मनी. तो बिजनेसमैन को लगेगा यार अगर सबके पास इतना पैसा आ गया है तो क्यों ना मैं अपनी गाड़ियों के दाम भी थोड़े से बढ़ा दूं. बिकॉज मान लीजिए अगर ऐसे सिचुएशन आए कि 9 लोग गाड़ी खरीद के ले गए और जो 10वीं गाड़ी बची थी उसके लिए 4 लोग खरीदने के लिए आ गए, बिकॉज 9 एंड नाउ वी हैव 4 पीपल्स हु वांट्स टू बाय दैट लास्ट कार लेफ्ट. जब शोरूम वाले को देखेगा कि भैया 4 लोग खरीदने आए हैं तो वो क्या कहेगा, सर बिड लगाओ, बोली लगाओ, आप में से जो भी मैक्सिमम बिड करेगा वो प्राइस उस कार का फिक्स हो जाएगा और वो आपको दे दी जाएगी. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? So in a way when he will get a particular amount of price for that particular car, so what he will think कि अगर मेरी ये गाड़ी इस प्राइस पे बिक सकती है तो बाकी क्यों नहीं बिक सकती हैं. So he will start increasing the prices. So the first point is when there is a more demand, that means when the demand is increasing, that is the first thing. Secondly 10 लोग थे, 10 गाड़ियां थी, अब हमारे पास 10 लोग हैं और गाड़ियां हमारे पास 8 रह गई हैं बेचने के लिए. क्यों? मान के चलिए हो सकता है कि जो गाड़ी बनाने के लिए हमें इनपुट्स चाहिए, इंजन चाहिए गाड़ी बनाने के लिए, मान लीजिए उनकी मार्केट में अवेलेबिलिटी की कमी है, जिसकी वजह से नाउ वी पीपल आर बीइंग एबल टू मेक लेसर नंबर ऑफ कार्स. जब शोरूम वाले के पास गाड़ियां पीछे से कम आएंगी, दैट ही वाज अर्लियर गेटिंग 10 एंड नाउ ही इज बीन गेटिंग 8, बट द नंबर ऑफ कस्टमर्स आर बीइंग सेम. सो व्हाट ही विल डू, he will again start increasing the prices. जैसे आपने देखा होगा जब आप लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो मार्केट में क्या होता है, अगर सब्जी वाले के पास सब्जी थोड़ी बची है और उस पर कस्टमर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, वो देखेगा अरे बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं, सो ही विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द प्राइस बिकॉज ही इज हैविंग समथिंग लेस एंड द पीपल आर बीइंग डिमांडिंग द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स. तो दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर इकोनॉमी के अंदर सप्लाई कम हो जाए, यानी कि वट एवर थिंग्स आर बीइंग सप्लाइड बाय द बिजनेसमैन, इफ दोज थिंग्स विल गो डाउन, then again you can say prices will increase. तो दूसरा पॉइंट क्या है, अगर इकोनॉमी में सप्लाई घट जाती है in comparison to what you're getting now, so again you can say there is a chance that prices will increase in the market. जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारी इकोनॉमी में फर्टिलाइजर्स के प्राइस बहुत बढ़ गए. क्यों? बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर द फर्टिलाइजर सप्लाई इज बीइंग इंपैक्टेड. जब फर्टिलाइजर्स आएंगे कम तो सिंपल सी बात है प्राइस बढ़ जाएंगे, बिकॉज डिमांड करने वाले लोग तो उतने ही हमारे देश में. इनफैक्ट फार्मर्स आर बीइंग डिमांडिंग मोर एंड मोर फर्टिलाइजर्स. आपने देखा कि जिस तरह से ऑयल के प्राइसेस देश में बढ़े, क्रूड ऑयल की बात कर लें, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर व्हेन द सप्लाई वाज इंपैक्टेड द प्राइसेस शूट अप. ओके, when you talk about the vegetable oils, again when the supply was impacted because of lot of countries when they face the problem due to Russia Ukraine war and moreover the climate change, then again you can say prices were impacted. तो दो तरीके हैं जिससे इन्फ्लेशन होती है, वन इज डिमांड एंड द सेकेंड इज सप्लाई साइड. इसी तरीके से हम समझाते हैं, देखिए यहाँ पे कि देयर आर वेरियस कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. अंडर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बीन कॉलिंग देम डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ओके, हियर एज यू कैन सी आई जस्ट टोल्ड यू दैट टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड्स, कि हमारे पास ज्यादा लोग हैं कार डिमांड करने वाले, बट वी आर हैविंग लेसर नंबर ऑफ गुड्स अवेलेबल. द ओवरऑल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी डज नॉट फॉल इन दिस, कि इकोनॉमी की जो आउटपुट है वो कम नहीं हुई है, बट डिमांड करने वाले लोग बढ़ गए. जो एग्जांपल दिया मैंने आपको, 10 गाड़ी 10 लोग, फिर 13 लोग 10 गाड़ी. सो इन दैट वे यू हैव मोर डिमांड इन द कंट्री. सो व्हेन यू सी the examples here, as the name goes, rise in the demand is the major factor here. When consumers feel confident, they spend more and take on more debt. This leads to steady increase in demand, which means higher prices. अब देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है. हो सकता है कुछ लोग जो गाड़ी अफोर्ड कर पा रहे हो, दैट इज मेनली बिकॉज व्हाट, दैट बिकॉज द लोन्स आर वेरी चीपर इन द मार्केट, द लोन्स आर वेरी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट. तो बहुत सारे लोग जो पहले गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज दे नीड टू पे फ्रॉम देयर ओन पॉकेट, नाउ दे कैन सिंपली बाय द कार विद द हेल्प ऑफ लोन, और उनको पता है वो उस लोन को चुका देंगे बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर लो इन द मार्केट. तो आप कह सकते हैं जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ती है, एंड व्हेन द मनी सप्लाई विल इंक्रीज, व्हेन द बैंक्स आर बेसिकली प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर लोन्स टू पीपल हियर. गेटिंग A sudden rise in exports from a forces a depreciation of the currencies involved. अब देखिए ये जो पॉइंट आपका आ गया है ना, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें फॉरेन करेंसीज के बारे में जानना जरूरी हो जाता है. ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, लिखा है यहाँ पे
A sudden rise in exports forces a depreciation of the currencies involved. जैसे अब देखिए यहां पे एक सिंपल सा लॉजिक अगर हम इस तरह से लें कि जब आपकी इंडिया में कंपनीज ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगी, तो व्हेन यू विल एक्सपोर्ट मोर एंड मोर, ऑब्वियसली यू विल गेट मोर मनी फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि फॉरेन करेंसी मिलेगी। और जब उस फॉरेन करेंसी को आप यहां पे इस्तेमाल करेंगे, सो टू सिंपली यूज दैट करेंसी यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रूपी, एंड दैट लीड्स टू more money in the hands of people. That means more money supply, and that might lead to what? Inflation. Getting, because people are getting more money, and that's why they can demand more number of goods and services here. Getting what I'm trying to say? Then when the government spends more freely, price goes up. सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी तो भी प्राइस बढ़ने के चांस रहेंगे, क्योंकि फिर से उससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। बट यहाँ पे भी मेनली कौन से वाले एक्सपेंडिचर, व्हेन आई टॉक अबाउट मेनली दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स डे टू डे एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करती है। दैट विल इट कैन अकर ड्यू टू फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट देश में, मान लीजिए मंदी, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत खर्चा कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट ने बात करी कि हम बजट में 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास खर्च करेंगे। सो इन अ वे व्हेन द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ मनी फॉर द पर्पस ऑफ असेट बिल्डिंग एंड द अदर थिंग, दैट माइट ऑल्सो लीडिंग टू मोर मनी सप्लाई एंड माइट लीड टू इन्फ्लेशन। ओके, इट कैन अकर ड्यू टू इंक्रीज बोरोइंग्स, यानी कि जब सरकार ज्यादा उधार लेगी, आप लोग ज्यादा उधार लेंगे, सो दैट माइट ऑल्सो लीड टू मोर अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई एंड दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन। तो कहने का पर्सपेक्टिव क्या है कि इन पॉइंट्स की वजह से इकोनॉमी में आपकी डिमांड इंक्रीज होती है, एंड दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन। बट देखिए, गारंटी नहीं है कि इन्फ्लेशन होगी ही होगी। डू रिमेंबर दीज पॉइंट्स माइट लीड टू इन्फ्लेशन इन अ कंट्री इफ it will happen. Getting? Secondly, अब देखिए यहां पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा सप्लाई साइड, जिसको आप बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज नथिंग बट यू कैन से द सप्लाई साइड फैक्टर्स इन द कंट्री। जैसे यहां पे देखिए, when prices increase due to the rising cost of inputs like wage increase, high transportation price, unavailability of raw material, etc. Increase in prices of inputs, hoarding and speculation of commodities, defective supply chain, increase in indirect taxes, depreciation of currency, crude oil price fluctuation, defective food supply chain and the other. तो अब जितने भी पॉइंट यहां पे आप देखेंगे, these are majorly connected with the supply only. अब देखिए, अगर लोग होर्डिंग यानी कि जमाखोरी करेंगे, यानी कि किसान ने बनाया, या किसान तो नहीं करेगा, मान लीजिए ट्रेडर है, उसने किया कि उसने लिया और उसने सारा का सारा जो सामान बाजार से खरीद के अपने गोदाम में भर लिया, ओके, जिससे मार्केट में अफवाह फैला दी, अरे भाई सप्लाई तो बड़ी कम है, बहुत प्रॉब्लम है इकोनॉमी के अंदर। तो उससे क्या होगा, मार्केट में इन अफवाहों की वजह से प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए यहां पे सारे पॉइंट्स में ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे, व्हेन यू से दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सप्लाई चेन का मतलब होता है सामान जब प्रोड्यूसर से लेके हमारे तक पहुंचता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन इशू है तो सामान रास्ते में खराब हो जाएगा, अगर कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम है तो सामान सड़ जाएगा, स्टोरेज की प्रॉब्लम है तो सामान खराब हो जाएगा। सो इन दैट केस दैट माइट लीड टू सप्लाई इंपैक्ट। अब देखिए यहां पे डिफेक्टिव फूड सप्लाई चेन, इट्स अ काइंड ऑफ अ सेम पॉइंट। लो ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब जैसे मान लीजिए यहां पे आप देखेंगे, अगर हमारी जो एग्रीकल्चर है, जो आप जानते हैं मॉनसून पे डिपेंडेंट है, अगर मॉनसून ठीक होगा तो आउटपुट सही आएगी, और मॉनसून इरेगुलर होगा, ला नीना है, एल नीनो है, जो भी फैक्टर्स हैं इकोनॉमी के अंदर या जो भी हमारे ज्योग्राफी के अंदर पॉइंट्स आते हैं, अगर उनसे हमारी आउटपुट इंपैक्ट हो तो डेफिनेटली उससे भी हमारा सप्लाई चेन इंपैक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक पॉइंट जो यहां पे ये आता है, वो ये आता है क्रूड ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएशन। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट होता है, इसे आप बोल सकते हैं दैट इज नोन एज अ इंपोर्ट कॉस्ट पुश फैक्टर। दैट एज यू आर इंपोर्टिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, as you're importing something from outside, whose prices are already increasing in the international market. अब जैसे आप जानते हैं इंडिया के अंदर we people are being dependent upon international crude oil. Almost 85% of the crude oil that we people are being using in case of our country is the imported one. तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और उस बढ़ते हुए प्राइस के क्रूड ऑयल को अगर हम अपने देश में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम इन्फ्लेशन को देश में इंपोर्ट कर रहे हैं। That is known as a import cost push factor. Getting what I'm trying to say? So that things will lead to problem.
अब जैसे यहाँ पे लिखा डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब ये है कि हमारा रुपी मान लीजिए 70 से 80 पे आ गया। तो अगर पहले मैंने कोई चीज इंपोर्ट करी जिसका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में $100 था, तो आई वॉज पेइंग 7,000 रुपीज फॉर इट, क्योंकि अगर मुझे बाहर से इंपोर्ट करना है तो मुझे अपने रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कराना होगा। सो इफ द प्राइस ऑफ डॉलर इज 70 रुपीज पर डॉलर, सो इन दैट केस आई नीड टू कन्वर्ट, अगर $100 प्राइस है तो आई नीड टू कन्वर्ट हाउ मच, 7,000. But now if the price of dollar is 80, so I need to convert 8,000 rupees to get $100 here. So in a way my import cost will increase and that will lead to, again you can say, inflation in the country. So again you can say that point might lead to import of inflation in case of our country. Getting what I'm trying to say? तो सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे बताते हैं वो ये है कि सप्लाई साइड इंपैक्ट होने से, यानी कि जब सप्लाई कम होगी and the people are being keep on demanding, then certainly you can say the prices are going to increase in the country. Okay, तो पॉइंट बहुत सिंपल है, दो तरीके से आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन होती है, डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन के नेगेटिव ही नेगेटिव होते हैं, वी आर ऑल्सो हैविंग सर्टेन पॉजिटिव्स इन द इकोनॉमी एंड दैट इज अपीयरिंग व्हेन यू टॉक अबाउट द डेवलपिंग कंट्री। देखिए नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जो भी डेवलपिंग कंट्री होती है वहां पे हमें इन्फ्लेशन चाहिए, वी नीड इन्फ्लेशन इन दीज काइंड ऑफ कंट्रीज, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन होना यह दर्शाता है, इन्फ्लेशन से यह रिप्रेजेंट होता है दैट यू पीपल आर बीइंग स्पेंडिंग मोर एंड मोर इन द कंट्री। एंड व्हाई यू बीइंग स्पेंडिंग मोर एंड मोर इन द कंट्री? बिकॉज यू हैव सर्टेन स्ट्रक्चरल इश्यूज इन द कंट्री, यानी कहते हैं संरचनात्मक कुछ हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम ठीक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया की बात करें, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई 24 घंटे नहीं है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में रोड्स की क्वालिटी देखेंगे वो बहुत पुअर है, ठीक है। तो 50 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं और देखिए इनको ठीक करने के लिए वी हैव टू स्पेंड मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ मनी। तो पॉइंट ये है कि जब तक इकोनॉमी में सारी चीजें ठीक नहीं होंगी तब तक हमें स्पेंड करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई यू कैन से डेवलपिंग कंट्रीज नीड इन्फ्लेशन। अब डेवलप कंट्री में सब हो चुका है, वहां पे ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है, तो इसलिए वहां पे इन्फ्लेशन नहीं होती है। Normally I'm talking about in the current scenario, whatever is being going on, you have inflation, but in the normal time you hardly see any kind of inflation. तो हमारे देश में जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका एक एग्रीमेंट होता है आरबीआई के साथ, जिसे आप बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को यह बताती है कि हम अपने देश में इन्फ्लेशन चाहते हैं, क्योंकि हमें चाहिए, बट इट शुड नॉट बी वेरी हाई और इट शुड नॉट बी वेरी लो, क्योंकि अगर बहुत कम हो जाएगी तो ये दर्शाएगा इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं हो रही है, और अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी दैट विल लीड टू लॉट ऑफ प्राइस राइज एंड द पुअर पीपल विल बी इफेक्टेड हियर। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इसलिए बोला गया है इट हैज टू बी इन अ पर्टिकुलर रेंज, बिकॉज एग्जैक्टली यू कांट अचीव, दैट्स व्हाई इन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट दे आर सेइंग इट हैज टू बी बिटवीन 2 to 6%। ओके, विच वन? द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या होता है ये अभी हम आगे लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो बोला इस तरीके से आता है कि 4% प्लस माइनस 2% इज द रेंज। गेटिंग? अब देखिए पॉजिटिव्स क्या है, इंक्रीज प्रॉफिट्स फॉर प्रोड्यूसर, इंक्रीज रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन आउटपुट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज अर्निंग, शेयर होल्डर्स इनकम इंक्रीज, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू ऑल्सो improve, because that all shows that the country is growing fastly, and that's why you are able to see all these positives happening in the country. Getting what I am saying? Then after that, negative क्या है? Real income of the people fall. Real income का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए जैसे आपको पता है, हम जीडीपी क्लास में बात करते हैं, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी होता है आपका बेस ईयर प्राइसेस पे, और नॉमिनल जीडीपी होता है आपका करंट प्राइसेस पे। जैसे मैं कहूं आपसे कि पिछले साल आपकी इनकम 1000 थी, इस साल आपकी इनकम 1100 है, दैट मींस देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10%। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो यहां कहेंगे आप कि जो आपकी नॉमिनल इनकम है दैट इज 1100 दिस ईयर, बट इफ यू टेक इनटू अकाउंट द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन दैट इंक्रीज, देन यू कैन से दैट इज योर रियल इनकम। जैसे मैं बोलता हूं कि अगर इन्फ्लेशन 10% है और आपकी जो प्राइसेस है वो भी 10% से बढ़ रहे हैं, सो इन अ वे वट एवर एक्स्ट्रा यू आर बीइंग गेटिंग एंड वट एवर प्राइस इंक्रीज वी हैव, सो इन अ वे दो योर नॉमिनल इनकम हैज बीन इंक्रीज बाय 10% here, but the point is what? रियलिटी में
प्राइसेस भी उतने बढ़ने की वजह से आपको कुछ भी यहाँ पे फायदा नहीं हुआ है। रियलिटी में आप जहां आज खड़े हैं वहीं आप कल खड़े थे, बिकॉज इन दी 1100 rupees you will be able to buy things only worth of 1000 rupees which you were able to buy with 1000 rupees last year. Getting that's why you can say the real income fall. अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अब मान लीजिए यहीं पे अगर मैं कहता हूं कि इन्फ्लेशन आपकी 15% है और इंक्रीमेंट आपका 10% हुआ है, तो रियलिटी में आपकी रियल इनकम कम हो गई है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो गरीब आदमी है वो ज्यादा इंपैक्ट होगा। डिस्टर्ब द प्लानिंग प्रोसेस, गवर्नमेंट देखिए बहुत चिंतित हो जाती है कि हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि एक ऐसी मुश्किल है भाई जो संभाले नहीं संभलती अगर इन्फ्लेशन हमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। जैसे आप लोगों ने भी देखा कि इकोनॉमी में वैसे इन्फ्लेशन काफी ज्यादा थी, कि जो हमारी इन्फ्लेशन इंडेक्स जो था वो हमारी कंफर्टेबल रेंज से बाहर था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया। ओके, नाउ द पॉइंट इज व्हाट, हाउ बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट बाय द सेंट्रल बैंक might lead to inflation, that will be controlled. जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं आप शोरूम गए गाड़ी खरीदने के लिए, और शोरूम में आप गाड़ी खरीदने गए, लेट सपोज ऑल्टो, मारुति ऑल्टो, शोरूम वाले का साहब बहुत सस्ता लोन मिल रहा है, गाड़ी तो आदमी 10 साल में 15 साल में कभी एक बार खरीदता है, मेरी मानो ऑल्टो छोड़ो, आप एक काम करो बलेनो खरीद लो, क्योंकि सर लोन इतना चीप है, इतने सस्ते रेट पे लोन मिल रहा है कि बड़े आराम से आप उसे अफोर्ड कर लेंगे। मेरा पॉइंट समझ रहे आप? तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर मार्केट में लोन सस्ते हैं, इंटरेस्ट रेट कम है, देन पीपल विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर एंड मोर थिंग्स इन द कंट्री। वहीं पे मान लीजिए अगर आप गाड़ी लेने गए ऑल्टो और आपने शोरूम वाले से बोला भैया लोन पे गाड़ी लेनी है, शोरूम वाले ने आपको बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 10% इंटरेस्ट रेट है, आपने कहा भैया 10% इंटरेस्ट रेट है, बहुत ज्यादा है, तो एक काम कर भाई तू मुझे नैनो दे दे। तो आप वहां का शोरूम छोड़ेंगे और आप भागेंगे कहाँ? टाटा में, और टाटा वाले शोरूम में जाके आपको पता लगेगा सर नैनो तो बंद हो गई, तो आप वहां जाके ऑल्टो वाले से कहेंगे भैया काम करो, जो इसका बेस मॉडल है ना, जिसमें ऐसे हाथ से घुमानी पड़ती है हमें विंडो, शीशा ऊपर नीचे आता है, इफ यू रिमेंबर दैट काइंड ऑफ द कैंची जिसे आप बोलते हैं कि वो नीचे ऊपर जिस तरह से जाता है, और सर बस एक पावर स्टीयरिंग दे दो और एक एसी दे दो, बाकी मैं देख लूंगा, जैसे जैसे हिसाब बनेगा वैसे वैसे मैं ले लूंगा। तो पॉइंट इज व्हाट, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर वेरी हायर देन पीपल विल स्टार्ट डिमांडिंग, यू कैन से कंपैरेटिवली, जिससे आपकी जीडीपी की ग्रोथ भी इंपैक्ट होगी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो दीज आर, यू कैन से पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ योर जीडीपी, सॉरी द इन्फ्लेशन। अब पॉइंट यह आता है कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं। देखिए व्हेन यू टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन केस ऑफ एनी कंट्री की बात क्यों करें, हम तो इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। तो हमारे देश में मेनली हम दो इंडेक्सेस को इस्तेमाल करते हैं, एक का नाम है आपका सीपीआई और दूसरे का नाम है आपका डब्ल्यूपीआई, ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड द सेकेंड इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट मींस वी आर बीइंग ट्राइंग टू फाइंड एन इन्फ्लेशन एट अ कंज्यूमर लेवल। आप और मैं और हम और आप कहां जाके सामान खरीदते हैं? टू द नियर बाय मार्केट। नियर बाय मार्केट कौन सी होती है? रिटेल मार्केट। तो यहां पे हमें पता लगता है रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, यानी कि जो हमारे आसपास मार्केट्स हैं उसमें कितना प्राइस राइज हो रहा है। और WPI जिसका नाम है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये हमें बताता है कि होलसेल मार्केट में कितना प्राइस राइज हो रहा है, एंड दैट इज मेनली फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। गेटिंग? अब देखिए सीपीआई को कैलकुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश में दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन को, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं मॉस्पी। और WPI कैलकुलेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो दी गई है आपकी MOCI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को, ओके, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, MOCI, और यहां पे हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और दोनों ही इन्फ्लेशन हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है मंथली बेसिस पे, यानी कि हर महीने हमें यह पता लगता है कि इन्फ्लेशन कितनी है। गेटिंग? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एवरी month the government is providing the inflation, that how much inflation we have in the country here. Getting what I am saying? दूसरी चीज ये है कि CPI is an index which basically takes into account the price rise of goods and services both. Goods का मतलब मैंने आपको बताया
वो जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, सेब, संतरा, केला, आम, अंगूर, टीवी, फ्रिज, दीज काइंड ऑफ थिंग। सर्विसेज, मेट्रो की राइड, ओला की राइड, उबर की राइड, एजुकेशन, कोचिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे की सारी चीजें हो गई आपकी सर्विसेज की। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? और WPI इज ओनली अबाउट गुड्स हेयर। तो यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करीब करीब 693 गुड्स को ध्यान में रख के आपको यह बताती है कि इन्फ्लेशन कितनी है, और यहां पे करीब करीब 200 गुड्स एंड सर्विसेज को ध्यान में रख के यह बताया जाता है कि इन्फ्लेशन कितनी है उन 200 गुड्स में। सो इट्स नॉट लाइक दैट विद द हेल्प ऑफ दीज टू इंडेक्सेस वी आर बीइंग एबल टू इन्फ्लेशन द कंप्लीट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। नो, इट्स ओनली फ्यू जो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। और यहां पे वो जो बिजनेसमैन आमतौर पर जिनकी ट्रेडिंग है, जो भी खरीदते बेचते हैं, जो भी है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव। तो देखिए यहां पे क्या बताया गया है। इन इंडिया दी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मेजर्स इन्फ्लेशन थ्रू डिफरेंट इंडेसेस। अब यह है कि डिफरेंट इंडेसेस क्यों बोला गया है, क्योंकि यहां पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, आफ्टर द सी रंगराजन कमिटी, ओके, इन 2000 आई थिंक 10-11 समथिंग लाइक दैट वी नीड टू नो इन्फ्लेशन फ्रॉम 3 पर्सपेक्टिव। हमें यह जानना है कि अर्बन एरिया में कितनी इन्फ्लेशन है, हमें यह जानना है रूरल एरिया में इन्फ्लेशन कितनी है, और हमें यह जानना है कि पूरे इंडिया में कंबाइंड इन्फ्लेशन कितनी। सो वी हैव 3, CPI अर्बन, CPI रूरल एंड CPI कंबाइंड वी हैव। गेटिंग? तो जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो मैंने आपको बताया, वो बेसिकली इसको ध्यान में रखा जाता है, CPI कंबाइंड को। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एंड देन सेकेंडली एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, वो आपके मतलब की बात है, क्योंकि जब आप IAS ऑफिसर बनेंगे, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, तो साहब ये बहुत काम में आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो आपको महंगाई भत्ता मिलेगा अपने सैलरी में, अपने सैलरी के कंपोनेंट के रूप में, जिसको हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं, इंग्लिश में डियरनेस अलाउंस। इतना डियर क्यों होता है? कि पैसा है ना, तो इसीलिए डियरनेस अलाउंस बोला जाता है, और वो आपका होगा इसके हिसाब से। अब देखिए हर साल तो आपको प्रमोशन मिलने वाली है नहीं, कभी कभार प्रमोशन मिलेगी 2 साल, 4 साल, 6 साल, जो भी आपका प्रमोशन साइकिल होगा, परंतु आपकी पेमेंट इंक्रीज होती रहेगी इस हिसाब से जितनी देश में महंगाई है, ठीक है। तो वो आपका कनेक्टेड होता है CPI कंबाइंड। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? देन आफ्टर दैट दूसरा है हमारा, जो मैंने आपको बताया, WPI, और ये मैंने आपको बताया ये कौन कैलकुलेट करता है? MOCI, okay, and CPI estimated by taking prices of changes for each item in the predetermined lot of goods and services, averaging them. It measures inflation from the consumer perspective. एक बात ध्यान रखनी, देखिए आपको इन्फ्लेशन पूरे देश के लिए बता रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब हम प्राइसेस कलेक्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, तो एक ही मार्केट से ले लेंगे। नो, वी नीड टू कलेक्ट द प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट मार्केट ऑफ आवर कंट्री, एंड देन वी नीड टू डू दी एवरेजिंग हेयर। और एवरेज करने के लिए आप जानते हैं बहुत सारे मेथड है, मीन है, मीडियन है, मोड है, एंड दी अदर। तो डू रिमेंबर इन बोथ द केसेस वी आर यूजिंग समथिंग कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन फॉर द पर्पस ऑफ एवरेजिंग। ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये नहीं जानना है कि ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कैसे होता है, क्योंकि UPSC इज एन एग्जामिनेशन फ्रॉम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द स्पेशलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू आर नॉट सपोज टू नो फ्रॉम एग्जामिनेशन, so you can simply keep that। केवल ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल होता है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आफ्टर दिस अब देखिए बेसिक कंपैरिजन की बात करेंगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया मीनिंग क्या है, WPI CPI, फोकस क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर, पब्लिश कौन करता है, ऑफिस इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब देखिए यहां पे जो गड़बड़ कर दी गई है ना बनाते हुए, वो ये है कि इट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, बिकॉज सी व्हेन इट कम्स टू अपडेटिंग थिंग्स, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज अपडेट नहीं होती है और अपडेट नहीं करी जाती। देयर इज अ पॉइंट कट कॉपी पेस्ट। तो जब मैं ऐसा कट कॉपी पेस्ट मैं भी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरे से भी छूट गया। बट व्हेन इट कम्स टू डूइंग द थिंग्स इन द क्लास, सो आई नो ये NSO करता है, क्योंकि वो रिपोर्ट हमें बार बार अपनी क्लास दिखानी होती
बट ध्यान रखिए ऐसी मिस्टेक एग्जाम में आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इफ यू डू यू गोइंग टू हैव अ माइनस। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब देखिए यहां पे गुड्स है और यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज बोथ है इन द सीपीआई इंडेक्स। आफ्टर दिस व्हेन यू टॉक अबाउट, बहुत सारे और इंडेक्स होते हैं और बहुत सारे अलग अलग बातें होती हैं, पर मैं आपको बताऊं जो इंडेक्स आपको मेनली एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जानना चाहिए वो है आपका पीपीआई, इन द नेम ऑफ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। देखिए क्या पॉइंट है, कुछ लोगों ने बोला कि सर इन्फ्लेशन आप होलसेल लेवल पे और कंज्यूमर लेवल पे ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो बना रहा है सामान, जो प्रोड्यूसर है, उसके लेवल पे प्राइसेस में कितना चेंज हो रहा है? तो गवर्नमेंट ने कहा बना देते हैं, और गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें किया एक चेंज। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया एक काम करते हैं कि जो हमारा WPI है ना, उसी में हम कुछ बदलाव ऐसा करेंगे जिससे कि हमारा WPI ही PPI यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जैसा बन जाए। दैट मींस वन इंडेक्स विल गिव यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बोथ, दैट इज व्हाट, एट अ होलसेल लेवल एंड ए प्रोड्यूसर लेवल। जैसे देखिए मान लीजिए मैं कहता हूं कि प्रोड्यूसर ने एक सामान बनाया 100 रुपए का, उसको बेचा होलसेलर को, और उस पर गवर्नमेंट ने GST लगाया 18% का। तो यहां पे होलसेलर प्रोड्यूसर को कितना पे करेगा? 100 + 18 = 118। ठीक है, समझ गए आप? अब आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं मान लीजिए, और आप गए होलसेलर से ये पूछने कि भैया इस प्रोडक्ट का दाम बताओ क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करना है कि इन्फ्लेशन कितनी है। उसने बोला कि साहब दाम है 118 रुपए, 118। ठीक है, अब आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एज अ गवर्नमेंट यू आर, दैट द टैक्स अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग इज 18%। तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, उस 118 रुपए में 18% की एडजस्टमेंट करके आपको प्राइस लिखना होगा 100, एंड दैट प्राइस इज इक्वल्स टू नथिंग बट द प्राइस ऑफ प्रोड्यूसर ओनली। तो आप कह सकते हैं टेक्निकली, लॉजिकली, जो हमारा WPI है वो हमें प्रोड्यूसर लेवल पे इन्फ्लेशन के बारे में भी जानकारी करंटली प्रोवाइड कराता है। So what you need to do, you just need to do the fiscal policy adjustment in the WPI and you will be able to get an index which is technically providing the information as per the what? As per the, you can say, the producer price index. तो यहां पे लिखा हुआ है, it is a measure of the average change in the selling prices over time received by domestic producers for their output. The same thing. Commodity price index, it is fixed weight index average of selected commodity price which may be based on future prices. Core price index, it measures the prices paid by the consumers for goods and services without the volatility caused by the movement in food and energy prices, जिसको आप देखिए कोर इन्फ्लेशन का नाम भी देते हैं। जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे है उसका नाम है आपका कोर इन्फ्लेशन, एंड देयर इज अ वन मोर नेम वी आर गोइंग एज अ अंडरलाइंग इन्फ्लेशन, यानी कि हम मनुष्यों की गलती से, हम ह्यूमन बींग्स की गलती से, या जो भी हमारी पॉलिसीज में काम करने के तरीके में जो भी गड़बड़ होती है उसकी वजह से जो प्राइस राइज होता है, उसकी वजह से होने वाला इन्फ्लेशन। अब फूड और एनर्जी को यहां पे क्यों एक्सक्लूड किया गया? क्योंकि देखिए फूड हमारा है हाथ में किसके? इंद्र देवता के। मॉनसून आएगा तो काम चलेगा, ठीक है, और मॉनसून में गड़बड़ होगी तो आउटपुट इंपैक्ट हो जाएगी, यानी कि वो हमारे हाथ में नहीं है। वो जोक छोड़ दीजिए कि बचपन में हम सुनाते थे एक दूसरे को कि भैया मेरे दादाजी के पास ऐसा डंडा है कि वो मारते हैं ऐसे बादल में टक से और पानी आ जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। द पॉइंट इज व्हाट, इफ द मॉनसून इज इंपैक्टेड, और आप जानते हैं आजकल तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने लगा बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज वी हैव ऑन दिस ग्लोब, ओके। सो पॉइंट इज व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस इट इज इंपैक्टेड। अब मान लीजिए दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दिल्ली में दूध की सप्लाई होनी है मॉर्निंग में फ्रॉम राजस्थान, हरियाणा, यूपी, जो भी एडजॉइनिंग सिटीज है, और ट्रक वाले पहुंच गए हड़ताल करने, भैया हमारी मांगे पूरी करो, हम तो नहीं लाते दूध दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में दूध की सप्लाई नहीं आएगी तो चाय कहां से बनेगी? और अब चाय नहीं बनेगी तो आप जानते हैं चाय के पीछे तो जनता एकदम दीवानी है हमारे देश में, तो चाय के प्राइस बढ़ के जाएंगे ऊपर, और जो दूध थोड़ा बहुत यहां वहां दिल्ली में आता है, बनता है, जो भी हमारे पास यहाँ पे स्टॉक है, जो भी हमारे पास काउ एंड बफेलोज है,
जो भी लिमिटेड सप्लाई और जो भी आएगा भैया उसके दाम सोचिए कितने बढ़ेंगे. दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ आर मिस्टेक्स. So core inflation is more about ki why inflation is happening because of our mistakes in the country. Getting what I'm trying to say? So that is a core inflation. तो गवर्नमेंट ये भी जानने की कोशिश करती है कि कितनी इन्फ्लेशन है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ रीजंस इन द कंट्री. गेटिंग. सेकेंडली आता है यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको नॉर्मली हम बताते हैं किस हिसाब से, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इन द कंट्री. यानी कि अब देखिए यहाँ पे रियल और नॉमिनल जीडीपी को रखते हो सेम ईयर के. So with the help of that, we people are being able to know the inflation in the complete GDP of the country. That's why the name has been given GDP deflator. Getting what I am saying? अब देखिए आगे आता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. देखिए इन्फ्लेशन तो एक शब्द है, बट जो ये इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले लोग होते हैं और जो इकोनॉमिक्स खासकर लिखने वाले लोग होते हैं, पढ़ाने वालों की तो गलती नहीं है हमारी, जो लिखने वाले लोग हैं वो हर बार कुछ ना कुछ नई टर्म लेके आ जाते हैं. जैसे अभी मार्केट में नई टर्म आई जो है श्रिंकफ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि भैया दाम तो नहीं बढ़ाएंगे पर उसके अंदर जो कमोडिटी का जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है उसको डिग्रेड कर देंगे या फिर क्वांटिटी कम कर देंगे. जैसे आपको याद होगा पहले जब हम मैगी का पैकेट खरीदते थे तो उसमें 140 ग्राम के आसपास मैगी आती थी अराउंड 10 years बैक. बट नाउ इफ यू टॉक अबाउट इन द सेम मैगी पैकेट विद द सेम प्राइस, नो प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीज लिटिल बिट बट द पॉइंट इज व्हाट, द क्वांटिटी हैज बीन डिक्रीज टू ऑलमोस्ट हाफ ईयर, 70 ग्राम के आसपास. और मसाला तो खासकर कम कर दिया गया. दैट इज द फेवरेट ऑफ द पीपल इन केस ऑफ आवर कंट्री. पॉइंट इज व्हाट, इस तरह से नई टर्म्स आती रहती है. जैसे एक टर्म आई थी आपकी एगफ्लेशन. एगफ्लेशन का मतलब क्या बताते हैं कि जब इन्फ्लेशन मेनली आपकी हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इस तरीके से नई नई टर्म्स आती रहती है. तो बहुत सारी टर्म है. देखिए बिल्ट इन इन्फ्लेशन. Firms pass the higher labor cost on to their customers as higher prices. It becomes a vicious cycle of higher price, higher labor cost, higher prices. Simple thing. Monetary inflation. When RBI printing more and more money can cause inflation. Deficit financing का मतलब यहाँ पे देखिए ये होता है कि जब भारत सरकार या किसी भी देश की सरकार को कोई भी उधार देने को तैयार होता है, जैसे अभी पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कोई उधार देने को तैयार ही नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है मशीन चालू करो और नोट छापो फटाफट. और देखिए अगर आप नोट छापेंगे तो नोट छापने से जो पैसे की वैल्यू है वो आपकी कम होती जाए. अब जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बोला जैगुआर ले लो और फिर जितना मर्जी प्यार ले लो, तो आपने क्या किया, और मान लीजिए आपके घर में नोट छापने की मशीन लगी हुई, तो गाड़ी थी 50 लाख की, गलती से छप गए 60 लाख. आप कहेंगे 10 लाख का क्या करूं, चलो टिप ही दे देते हैं. जब शोरूम वाला देखेगा भैया बड़ा पैसा है तुम्हारे पास, तो लोग 50 लाख की गाड़ी के 60 लाख देके जा रहे हैं, 10 लाख टिप में देके जा रहे हैं, तो उस केस में शोरूम वाला कहेगा एक काम कर, गाड़ी का प्राइस ही 60 लाख फिक्स कर, बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग, यू आर मेकिंग मनी. यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है सरकार को कहीं से कोई पैसा देने को तैयार नहीं होता बिकॉज सरकार हो गई एकदम, समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ, आगे मत बुलवाइए, ठीक है. तो कहने का मतलब है सरकार अपने सेंट्रल बैंक को कहती है प्रेस चालू करो, नोट छापो और हमें तो. दैट इज अ वर्स्ट थिंग. सो इन दिस वे व्हाट हैपेंड, द प्राइसेस विल इंक्रीज हियर. स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन. देश के स्ट्रक्चर में 50 प्रॉब्लम है. पानी नहीं आता, बिजली नहीं आता, नहाने को साबुन नहीं है, सर में लगाने के लिए शैम्पू नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है, मकान नहीं है, 50 प्रॉब्लम है. तो सबको ठीक करना है और उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा. और जब पैसा ज्यादा खर्च होगा तो सिंपल सी बात है इन्फ्लेशन हो सकती है. Getting? That is what we have written here. Profit induced inflation, it is the producer due to their monopoly situation. अब मान लीजिए मार्केट में एक ही भाई साहब हैं जो एक सामान बना रहे हैं, ठीक है, वो कहते हैं अब मैं चाहता हूं कमाना, बढ़ा दिए प्राइस, अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, खरीदो भाई. गेटिंग? रिफ्लेशन. सरकार ने इतनी मेहनत करी, सेंट्रल बैंक ने इतनी मेहनत करी कि देश में जो इन्फ्लेशन थी वो कंट्रोल हो गई और अब देश चला गया स्लो डाउन में. स्लो डाउन का मतलब क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट चली गई आपकी नेगेटिव के अंदर. गवर्नमेंट ने कहा तो गड़बड़ हो गई और डेवलपिंग कंट्री में तो हमें इन्फ्लेशन चाहिए, तो गवर्नमेंट कहती है काम करो दोबारा से इन्फ्लेशन को लेके, ठीक है. और इन्फ्लेशन द्वारा कैसे ली जाएगी, गवर्नमेंट टैक्स में कटौती करेगी. गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करेगी,
इंटरेस्ट रेट को कम करेगी. Getting what I'm trying to say? So in a way, you're being trying to bring inflation again in the country. So that is known as a reflation here. अभी ऐसा कुछ नहीं चल रहा है. अभी जो सिचुएशन चल रही है वो मेनली आपकी है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन जो हमारे देश के अंदर है. द सेकंड यू कैन से दैट वी हैव इन्फ्लेशन समथिंग कॉल्ड मेनली सप्लाई साइड इन्फ्लेशन दैट वी हैव. स्क्यूफ्लेशन, इट इज अ स्क्यूड प्राइस राइज इन दी सम आइटम्स. कुछ आइटम के प्राइस बढ़ गए, प्याज बढ़ गई, टमाटर बढ़ गए, क्रूड ऑयल बढ़ गया, ठीक है. मान लीजिए एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज बढ़ गई, मॉनसून ठीक नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ दिस दैट विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फ्यू, नॉट ऑल, फ्यू, स्क्यूड इन्फ्लेशन. ओके. देन आफ्टर दैट स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है कि आप के देश में आ गया है स्टेगनेशन, आ गया है ठहराव. जिंदगी में ठहराव आ जाता है ना, कैसे? जब यूपीएससी का एग्जाम 2-3 अटेम्प्ट में नहीं निकल पाता ना, तो ठहराव आ ही जाता है, ठीक है. और साथ में आ गया आपकी मुद्रास्फीति. तो क्या किया गया, एक भाई साहब है जिनका नाम है इयान मैकलियोड, 1960s में वो टर्म लेके आए स्टैगफ्लेशन, यानी कि देश में एक ऐसी सिचुएशन जब मंदी भी है. मंदी क्यों है सर? बेरोजगारी हद से ज्यादा है, जनता के पास पैसे ही नहीं खर्च करने के लिए. और दूसरी सिचुएशन क्या है? इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है. क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आ रही है आपकी सप्लाई साइड से. You getting what I'm trying to say? So that will lead to what? Inflation in the country. अब देखिए दो प्रॉब्लम इकट्ठी. पहली प्रॉब्लम क्या है? मंदी है. दूसरी प्रॉब्लम क्या है? मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन भी है. देखिए लॉजिकली नॉर्मली क्या होता है कि अगर देश में मंदी है तो प्राइस घटते नहीं है, गिर जाते हैं. क्योंकि जब आपके पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए और जब आप चीजें खरीद ही नहीं रहे हैं इतनी, तो प्राइसेस तो ऑटोमेटिकली कम होने चाहिए. गाड़ी थी 10, अब खरीदने वाले रह गए 8, क्योंकि 2 की जॉब चली गई. तो लॉजिकली क्या होना चाहिए कि प्राइसेस तो कम होने चाहिए. अब शोरूम वाले को देखा गाड़ी खरीदने लोग आ ही नहीं रहे हैं तो वो प्राइस घटाएगा, परंतु वो प्राइस घटा ही नहीं रहा है, इनफैक्ट वो तो बढ़ा रहा है. क्यों? क्योंकि भैया शोरूम बंद हो गए, गाड़ी बनाने की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, एंड दैट इज बिकॉज दिस सप्लाई इज बेसिकली बीइंग इंपैक्टेड हियर. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन फ्रॉम द सप्लाई साइड हियर. अब देखिए ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? सरकार यानी और सेंट्रल बैंक को यह डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक क्या है, पहले क्या ठीक करूं. तो नॉर्मली जो देखा गया है ग्लोबल लेवल पे कि जब ये दो प्रॉब्लम इकट्ठी आती है देश में, तो सरकारें पहले मंदी पे अटैक करती हैं. और जब मंदी आपकी कंट्रोल में आ जाती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लग जाती हैं और सप्लाई आपकी काफी ठीक हो जाती है, तो आप मान के चलिए फिर हम इन्फ्लेशन को टारगेट करना स्टार्ट करते हैं. देन इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी? आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं. जैसे भी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट है, जो आरबीआई निरंतर बढ़ाया जा रहा है, अभी भी फरवरी में भी बढ़ाई है, ठीक है. तो उससे क्या होता है, जब लोन्स महंगे हो जाएंगे देन पीपल विल स्टार्ट डिमांडिंग, यू कैन से, और डिमांडिंग लेस नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? फॉरेन ट्रिप्स कम हो जाएंगे, पैसा खर्च करना कम हो जाएगा, तो कंट्रोल में आ जाए. तो मान के चलिए इतना आसान नहीं है कंट्रोल करना, क्योंकि स्टैगफ्लेशन आती भी 2-3 साल 4 साल में. जब सिचुएशन आप मान के चलिए जब सरकार के काम करने का तरीका ठीक नहीं होगा ना, उनके पॉलिसी वर्क में डिफेक्ट्स होंगे, तो ऐसी सिचुएशन बनेगी. तो कोविड-19 के टाइम में 2020-21 में सिचुएशन इंडिया में बनी थी. अब उससे हम रिकवर कर रहे हैं. बट यू नो दिस थिंग दैट यू कांट रिकवर विद इन अ ईयर और समथिंग. तो ये कह रहे हैं कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया द रिकवरी हैज बीन कंप्लीटेड, बट in true sense it is not, and we will get to know within 2023-24 में पता लगेगा चीजें कैसे होने वाली. क्योंकि आपने देखा होगा सीपीआई में जो इन्फ्लेशन पिछले महीने हमारी 5% कुछ थी, 5.9 समथिंग, दैट इज अगेन क्रॉसिंग द कंफर्टेबल लेवल ऑफ 6% इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020. यू कैन से नाउ 3 गेटिंग कोर इन्फ्लेशन. मैंने अभी आपको बताया कि जब हम ऐसी चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे, जैसे फूड हो गया, एनर्जी प्राइस हो गया, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को हम ध्यान में ना रख के केवल हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज दैट इज बीइंग मैन मेड हियर, दैट इज योर कोर इन्फ्लेशन. और दूसरी होती है हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन. हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है भैया फर्क नहीं पड़ता है कि इन्फ्लेशन किससे हो रही है, झेलना तो पड़ेगा ना हमें, चाहे वो ऊपर वाले की वजह से हो, मानसून की वजह से हो, चाहे वो बाहर के देशों की वजह से हो, रशिया की वजह से हो, यूक्रेन की वजह. अब मुझे बताइए
रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है और उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस अगर बढ़ गए, फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़ गए, सहना तो पड़ा ना, हमें ही पे करना पड़ रहा है ना. सो इन अ वे वी आर बॉदर अबाउट द कंप्लीट इन्फ्लेशन. सो यू कैन से हेडलाइन इन्फ्लेशन इज नथिंग बट अ कंप्लीट इन्फ्लेशन इन केस ऑफ अ कंट्री हियर. गेटिंग? सो यही होता है. तो जो भी हमारे WPI, CPI, जो भी हमारे इंडेक्सेस है ना, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल है किसके? ये एग्जाम्पल है आपके हेडलाइन इन्फ्लेशन. गेटिंग? तो अगर आपसे कोई पूछता है हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, तो आप बोलेंगे भैया जो CPI WPI है वो दोनों ही हेडलाइन इन्फ्लेशन के एग्जाम्पल्स. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अ मेजर ऑफ द टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी including commodities such as food and energy prices which tend to be much more volatile and prone to inflationary spikes. Spikes देख रहे ना, वो बाल बनाते हैं, आते हैं ना हीरो लोग जो बाल, आजकल तो बहुत स्टाइल चले हुए ना देश के अंदर कि लोग यहां से बाल एकदम पतले करवा के बाल ऐसे खड़े करवा लेते हैं, तो उसे बोलते हैं स्पाइक्स. ये वही स्पाइक्स हैं. ठीक है? रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो ऐसे जा रहे थे वो ऐसे हो गया, बढ़ गए नहीं बढ़ गए, वो स्पाइक्स है. मॉनसून नहीं आया, बारिश नहीं हुई, घनन घनन, आप गाना गा रहे हैं और देख रहे हैं कि बादल आ रहे हैं और बादल चले गए, के बाद क्या हुआ? प्राइस बढ़ गए, उसे स्पाइक्स बोलते हैं. यही नाम दिया गया, इन्फ्लेशनरी स्पाइक्स. ठीक? अगला देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन का एग्जांपल बता रखा है आपको. हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, एनर्जी, एवरीथिंग यूर इंक्लूडिंग एज अ पार्ट ऑफ इट. बट जब आप कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन दोनों चीजों को, ये देखिए, अगर मैं यहां पे ब्लैक पेन या किसी और पेन का इस्तेमाल करूं, इन दोनों को छोड़ देंगे तो हो गया कोर, सबको जोड़ दिया तो हो गया हेडलाइन. भी बता रखा है. ठीक है? अब देखिए अदर की टर्म्स, बहुत सारी और टर्म्स हैं. मैंने बताया ना कि जो इकोनॉमिक्स लिखते हैं, देखिए अब जो लिख रहे हैं उनको तो ये है ना कि कुछ ना कुछ नया आता रहना चाहिए, अभी तो मजा आता है. तो बहुत सारी टर्म्स हैं. देखिए, डिसइन्फ्लेशन, पिछले महीने थी 6%, अब रह गई 4%, 2% घट गई, डिसइन्फ्लेशन. डीफ्लेशन यानी कि प्राइस राइज नेगेटिव में आ गए, इन्फ्लेशन रेट -2 -3 आ गई है, दैट इज डीफ्लेशन. क्रीपिंग इन्फ्लेशन, देयर इज इन्फ्लेशन रेट इज लो अप टू 3, धीरे धीरे धीरे, लाइक दिस. वॉकिंग, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मॉडरेट 3 to 7%. रनिंग इन्फ्लेशन हायर देन 10%. हाइपर इन्फ्लेशन, गुस्सा आ गया इन्फ्लेशन को, मैं नहीं छोड़ूंगी, और पहुंच गई 100, 150, 200, 400, 500 पर. इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग बार्टर सिस्टम पे कन्वर्ट कर गए. तुम मुझे पानी दो, मैं तुम्हें, समझ जाइए, पानी के साथ क्या मिलेगा? आपको रसना मिलेगा. आपको क्या मिलेगा? आपको रूह अफ़ज़ा मिलेगा कि चल मेरे पास चीनी है, तेरे पास वाटर है, चल मिला के शिकंजी बना के पीते हैं. सो दे बेसिकली डू दिस काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन. स्टैगफ्लेशन अभी मैंने आपको बताया, दो चीजें इकट्ठी हो गई. और देखिए, ओपन इन्फ्लेशन, a situation where the price level rises without any price control measure by the government. गवर्नमेंट कहती है भैया बहुत हो गया, हमसे नहीं हो पा, देख लो अपने. इन्फ्लेशनरी गैप, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन द एग्रीगेट सप्लाई. डिफ्लेशनरी गैप, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड. देखिए, ये दो टर्म्स नॉर्मली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं. सिंपल भाषा में बताता हूं. इन्फ्लेशनरी गैप यानी कि प्राइस राइज की बात कर रहे हैं. डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशन यानी कि प्राइस डिक्रीज की बात की जा रही है. इंक्रीज एंड डिक्रीज वी हैव हियर. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब देखिए, इन्फ्लेशन कब होती है? जब हम 10 गाड़ी डिमांड कर रहे हैं और गाड़ी हमारे पास है केवल 8. तो 10 पीपल आर डिमांडिंग एंड 8 कार्स आर अवेलेबल. ये हो गया 2 का गैप, इसलिए इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशनरी गैप. डिफ्लेशनरी गैप यानी कि प्राइसेस घट रहे हैं. क्यों? गाड़ी थी 10 और खरीदने वाले थे 8, यानी कि इस तरीके से चीजें हो रही हैं. दैट लीड्स टू सम सॉर्ट ऑफ गैप एंड दैट विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस. दैट इज व्हाट वी हैव. सिंपल सा लॉजिक है, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है. बस एक चीज ध्यान रखनी है,
कंट्री फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है, जितने लोग हैं सबके सबको काम पे लगा दिया, कोई भी बेरोजगार नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अच्छे दिन आ गए हैं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो दैट इज व्हाट वी हैव एज अ पार्ट ऑफ इट। आगे देखिए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यानी कि इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, पकड़ के लाना है इन्फ्लेशन को। कैसे पकड़ोगे भाई? सिंपल सा पॉइंट है, इन्फ्लेशन को पकड़ेंगे दो लोग, पहला सेंट्रल बैंक, दूसरा सरकार। अब आप मुझे बताइए, अगर हड़ताल होगी और सप्लाई इंपैक्ट होगी तो सरकार उसको कंट्रोल करेगी या आप लोग जाके उनसे बोलेंगे प्लीज 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 हड़ताल बंद कर दो, दूध नहीं आ रहा दिल्ली के अंदर? इट इज द गवर्नमेंट हु इज गोइंग टू डू इट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो पॉइंट ये है, दो लोग इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं। फर्स्ट सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक के पास एक सिंगल हथियार है, वो क्या है? वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। और मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, या फिर जो रेशोज हैं अलग अलग, CRR SLR जो भी उनके कंट्रोल में है, उनको बढ़ा के वो मनी सप्लाई को इंपैक्ट या कंट्रोल कर सकता है। यानी कि मार्केट में से मनी की जो मुद्रा आपूर्ति है उसको घटा दो। आप गाड़ी खरीदने गए लोन लेने के लिए, बैंक कहता है सर मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूं? क्यों नहीं है भैया पैसा तुम्हारे पास? सर RBI ने रेशियोज बहुत बढ़ा दिए हैं, मुझे अपना पैसा RBI के पास रखना। SLR CRR आप जानते ही हैं, CRR कैश रिजर्व रेशियो, जो एक अमाउंट आपको RBI के पास रखना पड़ता है। और इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी तो बैंक से आपने बोला लोन चाहिए गाड़ी खरीदने के लिए, सर आओ वेलकम बैठो, बट सर लोन मिलेगा 15%, 14% पे। सर हाथ जुड़वा लो, नहीं चाहिए हम घर जा रहे हैं। आप चले जाएंगे। पॉइंट समझ रहे हैं आप? इस तरीके से चीजें होती। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? वो करता है, द ओनर्स टू इंश्योर दैट इन्फ्लेशन रेट इन द इकोनॉमी इज ऑन द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट। एज आई टोल्ड यू, द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट टेक वेरियस पॉलिसीज फॉर द सेम। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक, अगर मैं आपको, मैंने सेंट्रल बैंक का तो बता दिया कि सेंट्रल बैंक क्या करेगा, या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या फिर मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा। कैसे? रेशियोज को बढ़ा के, CRR SLR को बढ़ा के। पर मान लीजिए अगर देश में इन्फ्लेशन होगी 100, 200, 500%, यानी कि हो गई हाइपर इन्फ्लेशन, तो सेंट्रल बैंक के पास एक और हथियार है। वो क्या है? वो है डीमोनेटाइजेशन। गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक बोलेगा, हमारे देश में सेंट्रल बैंक ने नहीं बोला था, सरकार ने बोला था, सेंट्रल बैंक भी बोल सकता है कि आज के बाद ये जो 2000 के नोट है ना, अब इनका इस्तेमाल आप नहीं कर। और सोचिए जो नोट आपके पास पड़े हैं, अगर वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे तो उस केस में क्या होगा? डिमांड ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती। गेटिंग टाइम। तो सेंट्रल बैंक के पास ये हथियार है। अब सरकार के पास हथियार क्या है? अब मान लीजिए सरकार जो है, सरकार के पास दो तरीके हैं। पहला ये टैक्सेस में छेड़छाड़ कर दे, ठीक, और दूसरा ये कि जो अपने खर्चे हैं उसमें थोड़ा लगाम लगाए। और देखिए सरकार ने अगर खर्चों पे लगाम लगाई, जैसे सब्सिडीज कम कर दी, ठीक है, डिफेंस पे खर्चा कम कर दिया। अब डिफेंस पे खर्चा कम करेंगे तो मान के, क्योंकि यहाँ पे देख लिये फिर से बात हो रही है मनी सप्लाई की, सरकार भी तो जो खर्चा कर रही है वो भी तो आपके पास ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे सरकार ने अगर मनी सप्लाई को रोका, अपनी तरफ से खर्चा कम किया, तो सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश इतने अच्छे हैं, चाइना, पाकिस्तान वगैरह। क्या पाकिस्तान कहेगा देश तो मिसाइल ही नहीं बना रहा, चलो मैं अपनी ट्राई करता हूँ। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? चाइना कहेगा भैया तो बंदूक ही नहीं बना रहे, ना खरीद रहे हैं, तो उस केस में क्या करेगा? घुस जाएगा हमारे देश के अंदर। तो सामने वाले को तो ये बताना है कि भैया तू देख ले, हम तो तैयार है एकदम वॉर करने के लिए। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हम कुछ चीजों को तो सरकार हमारी टच ही नहीं कर सकती। अब सब्सिडी को छेड़ेंगे तो वोट बैंक चला जाएगा, फिर वोट कैसे मिलेगा? किसान सम्मान निधि, जानते नहीं जानते, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, तो कहां से काम हो पाएगा? तो सरकार यहां पे फिस्कल पॉलिसी में एक काम कर सकती है, वो क्या है? टैक्सेस पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर। फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, जैसे मान लीजिए चीनी का दाम है 50 रुपए, सरकार ने कहा भैया मैं तुमसे केवल इस पर 10% GST लूंगा, अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले रहे हैं, 50 रुपए किलो की चीनी, 10% GST, यानी कि आप पे करेंगे 55 रुपए पर केजी, 55 रुपीज पर केजी। अब मान लीजिए चीनी का दाम हो गया 60 रुपए, सप्लाई साइड की वजह से बारिश नहीं हुई, गन्ना नहीं हुआ, ठीक है। अब गन्ना नहीं उगेगा तो चीनी कहां से बनेगी, और चीनी नहीं बनेगी तो मिठाई कैसे बनेगी, और मिठाई नहीं बनेगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे। तो पॉइंट मान के चलिए 60 रुपए किलो चीनी हो गई। अब गवर्नमेंट ने बोला था मैं तो 10% GST लेता हूं चीनी,
प्राइस होगा 66 रुपीज, क्योंकि 60 का 10% हो गया 6 रुपए, 66 रुपीज हो गया। सरकार ने का एक काम किया, जनता को थोड़ी सी राहत देने के लिए यहाँ पे जीएसटी को 10 से 0 कर दो कुछ टाइम के लिए। तो जैसे ही सरकार 10% से 0% जीएसटी करेगी शुगर पे, तो क्या होगा, शुगर का दाम घट के हो जाएगा 66 से 60 और आपको राहत मिल जाएगी, यानी कि प्राइस कम हो गए। वो भी पुराने लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, बट पॉइंट ये है कि कुछ हद तक यहाँ पे आपको कंट्रोल कर पा रहे हैं। Getting what I'm trying to say? So in this case, government can do this kind of thing. On the second hand, you can say, to simply control your spending, government can increase the income tax. Government can increase the corporate tax. But अगर सरकार ने ये किया, हम तो मांगते रहते हैं ना सरकार से, जब भी बजट आता है कि सर थोड़ा सा डिडक्शंस बढ़ा दो, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट बढ़ा दो, ठीक है, कुछ और चीजें दे दो, पर सरकार कहती है जो दिया है उसमें खुश रहो। समझ पा रहे? तो पॉइंट ये है, तो यहां पे इस तरह से एडजस्टमेंट की जा सकती है। तो दो तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो मैंने आपको बताया, और दूसरा जो आपका फिस्कल पॉलिसी है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास टूल्स हैं, सीआरआर, एसएलआर, रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं आपके। और क्वालिटेटिव के अंदर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, कंट्रोल है, मॉरल सुवेजन है, जो भी तरीके आरबीआई यहाँ पे अपना के उनको कंट्रोल कर सकता है। ठीक, फिस्कल पॉलिसी में आपको बताया, टैक्सेशन, स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट एंड बोरोइंग। So it deals with the revenue and expenditure policy of the government. It uses different tools, not tolls. Tolls like taxes, direct and indirect, जो मैंने भी आपको बताया. It includes supply side measures like balancing the supply side, decreasing export, check on hoarding and even distribution through the PDS among others. तो जैसे मान लीजिए सरकार ने बोला, जैसे आपने देखा ना दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया था, जब प्याज के दाम 200 रुपए किलो हो गए थे दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली सरकार ने बोला थांबा, अब हम प्याज बेचेंगे। और कैसे प्याज बेची दिल्ली सरकार ने? दिल्ली सरकार ने क्या किया, पूरे इंडिया में जहां से मिल सकती थी प्याज वो खरीदी, और जो कुछ इंपोर्ट हो सकती थी पाकिस्तान बांग्लादेश से वो इंपोर्ट भी कर ली। और उसके बाद जो भी यहाँ पे राशन की दुकानें हैं, मदर डेयरी बूथ्स हैं, और कुछ अपने पर्सनल ट्रक रेंट पे लेके उनको लगा दिया प्याज बेचने पे, 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। ठीक है, और देखिए करा क्या, गवर्नमेंट ऑफिस, उद्योग भवन आप जानते दिल्ली में है, लंच टाइम पे ट्रक जाके वहां हो गया पार्क, लगा दिया 30 रुपए किलो प्याज। अब लोग लंच में कहीं से कांदा खरीद रहे हैं और घर से खाना तो आया है, तो सैलेड का काम भी हो गया और घर का काम भी हो गया, दोनों चीजें हो गई आपकी। तो पॉइंट क्या है, इस तरीके से जब आप देखेंगे मार्केट में प्याज का दाम 30 रुपए किलो हो गया, जो लेके बैठा है, जो 200 रुपए किलो बेच रहा है, उसके पास कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं, कहेगा भैया स्टॉक को क्लियर कैसे करूं, प्राइस कम करना स्टार्ट कर दें। So that is what the government is normally doing in case of when you have inflation. अब देखिए जो मैंने आपको बताया पूरा पूरा, तो यहां पे समरी दे दी गई है। फिस्कल पॉलिसी में क्या करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करेंगे, चेंज इन इंटरेस्ट रेट सेट बाय सेंट्रल बैंक, टारगेट इन्फ्लेशन, साइड इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट एंड हाउसिंग मार्केट, मोस्टली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रोसेस, क्योंकि पर आप मान के चलिए वो भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। You people are aware, जब हम सेंट्रल बैंक की क्लास में डिस्कस करते हैं, you know that what is the procedure now. Change in the government spending and tax rates set by government, no specific target, side effect on government budget borrowing, strong political dimension to changing tax rate. जैसे मैंने बताया ना कि सब्सिडी कम करेंगे तो वोट जा सकते हैं। Getting? Now see, जो भी मैंने इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप आपको बताया, सेम थिंग. The inflationary gap is a situation when aggregate demand and exceed the aggregate supply at a full employment level. Here you have more supply, less demand. Excess of aggregate demand, lack of aggregate demand, need for restrictive fiscal and monetary policy like lesser government spending and other, because यहाँ पे inflation control करनी है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लाना है reflation, यहाँ पे हमें provide करना है. So the government need to spend more and more. That means you can say some sort of fiscal stimulus is required from the governmental side. Getting what I am saying? So that is what we have here. After this, बेस इफेक्ट. देखिए इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट होता है वो होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे. ठीक है, ये कैलकुलेट होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे. पॉइंट टू पॉइंट बेसिस का मतलब क्या होता है, इंडेक्स लिए जाते हैं. देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, WPI में जो अभी इंडेक्स के लिए हमारा जो बेस ईयर है वो है हमारा 11-12,
और सीपीआई में जो हमारा इंडेक्स का बेस ईयर है वो हमारा 2012, और दोनों में बेस ईयर की वैल्यू ली जाती है 100, एंड देन अकॉर्डिंगली वी नीड टू रिकैलकुलेट द इंडेक्स वैल्यू हियर। गेटिंग? तो जब हमारी सरकार जनवरी 2023 की इंफ्लेशन कैलकुलेट करेगी, तो यहां पे जिन चीजों के प्राइसेस को हमने इकट्ठा किया है मार्केट से, उनका कंपैरिजन किया जाता है जनवरी 2022 के प्राइसेस, ना कि दिसंबर 2022 से। नो, सो वट एवर इन्फ्लेशन रेट वी पीपल हैव बीन गेटिंग, दैट शोज द इन्फ्लेशन ऑफ 1 ईयर। कि जनवरी 2023 में मान लीजिए अगर सरकार कहती है इन्फ्लेशन है 6%, अगर जनवरी 2023 में गवर्नमेंट बोलती है इन्फ्लेशन है 6%, तो इसका मतलब है कि पिछले साल अगर मैं 100 रुपए खर्च कर रहा था फॉर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडेक्स, तो दिस ईयर आई नीड टू स्पेंड 106, यानी कि 6 रुपए मुझे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। सो डू रिमेंबर दैट इज इन्फ्लेशन, यू नो, दैट यू पीपल हैव बीन गेटिंग ऑन पॉइंट टू पॉइंट बेसिस, यानी कि जनवरी 2023 के लिए जनवरी 2022, फरवरी 2023 के लिए फरवरी 2000। सो मान के चलिए अगर पिछले साल चीजें स्टेबल थी तो हमारा बेस कम होगा, और इस साल अगर चीजें वॉलेटाइल हैं तो हमारे इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, बिकॉज द प्राइसेस आर मोर इन कंपैरिजन टू लास्ट टाइम। दैट्स व्हाई यू कैन से वी पीपल आर बीइंग एबल टू सी हायर अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन हियर। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो बेस इफेक्ट का मतलब यहां पे होता है the impact of last year's inflation over the corresponding rise in the current inflation. The base can make inflation high or low even if the prices are the same in the period. The current base year for measurement of inflation is 2011-12 that I told you, that is for WPI, and for CPI it is 2012 is the base year we have here. Getting what I am saying? So that is we have as a part of the inflation point. Getting what I am saying? Now let's move to the next point. अब देखिए recent trend inflation के हैं क्या। जैसे आपको देखने को मिल रहा है 2019-20 जो कोविड फ्री ईयर था, 4.8 है आपकी इन्फ्लेशन, एंड दैट ब्लू लाइन इज बेसिकली प्रोवाइडिंग दी सीपीआई कंबाइन 4.8, ये कोविड वाला ईयर 6.2, ये हमारा रिकवरी वाला साल 13%, और 2022-23 6.2, 5.5, 6.8, यानी कि 22-23 में जो इन्फ्लेशन है वो हमारी कंफर्टेबल रेंज से बाहर रहने वाली है, एंड दैट इज योर यू नो WPI. सो WPI वाज 1.7, क्वाइट कंट्रोल्ड, 1.3 शूट अप टू 13 एंड नाउ 11.5. तो WPI तो हम बेंचमार्क लेके चलते नहीं है, बट यू कैन से इन द होलसेल मार्केट इन्फ्लेशन इज क्वाइट हाई करंटली। तो इस साल जो हमारा एक ट्रेंड है वो ये है कि जो हमारा CPI है वो 6.8 रहने वाला है ऑन एन एवरेज, और जो WPI है वो हमारा 11.5% के आसपास रहने वाला है इस साल। और आप जानते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। व्हाट आर दीज? रशिया यूक्रेन वॉर, कोविड-19 की जो इम्पैक्ट है इंडस्ट्रीज के ऊपर, देन यू कैन से बिकॉज ऑफ ग्लोबल लेवल रिसेशन, तो सर्टेन रीजंस वी हैव इन आवर कंट्री। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट एक्सेलरेटिंग रेट्स, इंडिया रिकॉर्डेड एन इन्फ्लेशन ऑफ 7.79% इन अप्रैल 2022, which is the highest since May 2024. It has stayed above the RBI's tolerance threshold of 6% for the 4th consecutive month. तो ये देखिए यहाँ पे जो मैं CPI के बारे में दिखाया गया है रिटेल इन्फ्लेशन, कि दैट वाज 8% समवेयर, तो उसके बाद ये कंट्रोल होके यहाँ पे हमारी 2% से भी कम है। तभी आपको याद होगा रेपो रेट हमारी करीब करीब 3.5-4% के आसपास पहुँच गई थी, और अब जो है फिर से बढ़ गई है। तो इसलिए आपकी तो ध्यान रखिए अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़नी, और अगर इन्फ्लेशन आपकी कम हो जाएगी तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल आल्सो गो डाउन। जैसे आप देखते हैं अभी FD वगैरह पे इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, और लोन्स पे ऑटोमेटिकली आपके पहले ही महंगी हो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द रेपो रेट बाय द रिजर्व बैंक। देन आफ्टर दैट इंडियाज राइजिंग इन्फ्लेशन, दो चीजें दिखाई गई हैं कि 2012 से लेके 2022 जो करंट चल रहा है, कि ये जो है हमारा WPI है, तो देखिए दैट वाज ऑलमोस्ट यू कैन से नेगेटिव हेयर, that shows that we were having some sort of slowdown. Okay, उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे कम हुआ, and that is currently 15.58 and that is your 7% out of the। तो गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसी मेजर्स हैं, GST इंप्लीमेंटेशन हो गया, फिर आपका कह सकते हैं that is was the demonetization that also impacted the economy negatively to a great extent.
एंड बिकॉज ऑफ दैट द इंडस्ट्रीज वर मेजरली इम्पैक्टेड। और ये हमारे इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शन जो हमें दी गए हैं 2023 के, जिसमें बोला गया कि इंडिया की जो इन्फ्लेशन रेट है वो आपकी 4.8 के आसपास आ जाएगी। दैट मीन्स दिस ईयर द पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ कंट्रोल्ड। कंपैरिजन करते हैं बाकी देशों से, तो यूएस 2.9, यूके 5.3, यूरोपियन यूनियन इज बेसिकली 2.3, जापान 0.8, इंडिया 4.8, रशिया इज क्वाइट हाई बिकॉज यू नो ऑब्वियस रीजन द वॉर, and China is 1.8. So you can say only after Russia that India is going to have high rate of inflation, and that shows that good amount of investment is taking place, and that's why जो हमारा GDP की भी जो projection है growth की इस साल की, that is quite better, that we are going to have around 6.1, 6.2% GDP growth rate in 2023 and 20. Okay, तो ये point है यहाँ पे आपका inflation के बारे में, और बाकी यही आपका inflation किस तरह से चल रही है और जो घटेगी, तो जो projection है आप देख ही रहे हैं कि that is going to be kind of this much level. तो सीजनल ट्रेंड कंटिन्यूज, अगर जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं अगर उसी तरह चलती रही तो इन्फ्लेशन घट के आपकी 6% के आसपास रह जाएगी जो मैंने आपको बताया, और अगर बेटर हो गई चीज़ें और ज़्यादा देन यू कैन से इट गोइंग टू बी अंडर द कंफर्टेबल। आई थिंक दैट इज व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड हियर। तो देखिए इतना मुझे आपके इन्फ्लेशन के लिए बताना था। सो ऑब्वियसली दैट टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, and that's why whatever things are required I told you in brief about it. तो ध्यान रखिए ये जो लेक्चर्स हम लोग कर रहे हैं ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन टोटली पढ़ा दिया है, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, नो, बिकॉज नॉर्मली व्हेन इट कम्स टू डूइंग इन्फ्लेशन इन आवर क्लासेस वी हैव बीन टेकिंग अराउंड 5 to 6 hours to complete this topic in the classroom, because the people need to start from the scratch and then we need to build the foundation there. बट यहाँ पे जो हमारा पर्सपेक्टिव रहा है वो बस ये है कि इस 1 घंटे की क्लास को देख के, जो 1 घंटा 5-10 मिनट जो भी हमने यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट यू पीपल विल बी एबल टू काइंड ऑफ हैव अ गुड अमाउंट ऑफ रिविजन। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और जो अगली क्लास में वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी, सी यू सून।